मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, कल की तरह फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। यहाँ पर हम लोगों ने जो टॉपिक चलाया हुआ है वो चलाया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके भारत सरकार अधिनियम 1919 तक के सभी जो एक्ट्स हैं उनको स्टडी किया है। इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं और प्रयास करेंगे 1 से 2 लेक्चर में इसको हम लोग ख़त्म भी करेंगे। तो चलिए बच्चा, शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ चुके हैं उन सभी बच्चों ने जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है और सभी बच्चों को आज की जो क्लास है उसके साथ अंत तक बने रहना है। आज की क्लास अच्छी होने वाली है और प्रयास भी होगा कि आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी बढ़ा ली जाए, क्योंकि रीज़न ये है कि आज संडे है, मेरे पास भी टाइम है और आई होप दैट आप लोगों के पास भी टाइम होगा। चलिए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग इसको कल पढ़ चुके थे। अब बात कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सीधा आपको आना है 56 के ऊपर। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया है? संसद के 2 सदन होंगे। इस प्रकार का जो सिस्टम है वो कौन से अधिनियम के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था? एक आपको दिया गया अधिनियम 1909, एक 1919, एक 1935, एक बच्चा आपको दिया गया 1947। आप लोगों को उस अधिनियम का नाम बताना है बच्चा जिसके द्वारा भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को भारत में लागू करने का प्रयास किया गया था। तो ये आपके पास 4 विकल्प थे, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सही विकल्प की बच्चों। ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। और बात करते हैं सी की, तो सी भी आपका गलत है। यहाँ पर 1919 आपका ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को भारत में प्रारंभ किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय व्यवस्थापिका को लेकर आया था? ये क्वेश्चन भी सेम है, तो ये आपको डायरेक्ट ही आंसर देना है। सब बच्चे तेजी के साथ आंसर दीजिएगा। देखिएगा बच्चा, एग्ज़ाम के अंदर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्ज़ाम में, लेकिन क्वेश्चन एक ही है, फैक्ट एक ही है। उसी के बिहाफ पर ही आप लोगों को यहाँ पर इसका आंसर देना था। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका को लेकर आया था? एक आपके पास है बच्चा 1961 का एक्ट, एक 1917 का एक्ट, एक आपको दिया गया 1919 और एक बच्चों आपको दिया गया 1915। चलिए ऑलरेडी हम लोग 56 में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग राइट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चा आपका यहाँ पर जो राइट विकल्प है वो सी है। एक्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को लाने की बात की गई थी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक्ट के अधीन गठित की गई थी? द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, यानी कि हम बोल सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। एक आपको दिया गया दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और एक आपको दिया गया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और एक आपको दिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार अधिनियम 2 बार आया है, एक 1919, एक 1935, ठीक है। और भारतीय परिषद जो अधिनियम है ये आपका 2 से 3 बार आता है। 1958 में आता है, 1962 में आता है, सॉरी 1858 में आता है, 1862 में आता है, 1892 में आता है और 1909 में आता है। इस एक्ट को लगभग 4 से 5 बार लाया जाता है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है भारत सरकार अधिनियम, इसको 2 बार लेके आया जाता है। तो 58 के अंदर आपको ये बताना है प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक्ट के अधीन गठित की गई थी। चलिए बच्चा, आपके पास 4 विकल्प थे और आई थिंक 4 सेकंड से ज़्यादा समय आपको दिया गया था, वो आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो राइट की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर बी, सी और डी आपके गलत हैं। अगर हम राइट विकल्प की बात करते हैं तो बच्चा ये आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात कीजिएगा 59 की। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था? ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, एक है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, एक आपको दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1909, एक आपको बताया गया भारत सरकार अधिनियम 1919।
रॉबर्ट क्लाइव वाला जो द्वैध शासन है वो अलग है, ये अलग है। ये आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था को भारत में लागू किया गया था। ये आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस 2012 के अंदर पूछा गया है। तो सभी बच्चों ने तेजी के साथ अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कर देने हैं। चलिए बच्चा, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर राइट आंसर की। तेजी के साथ सभी बच्चे अपना राइट आंसर सबमिट कराएंगे। बच्चा, ए आपका यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है और सी भी आपका गलत है। यहाँ पर अगर हम राइट की बात करते हैं तो डी विकल्प आपका यहाँ पर बच्चों पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देखिएगा। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन था? जिसके द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार किया गया होगा वही यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। कल के लेक्चर में हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। चलिए, एक आपको दिया गया मॉन्टेग्यू, एक है मिंटो, एक है तेज बहादुर और एक आपको दिया गया चेम्सफोर्ड। 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसमें किसके द्वारा ये बात रखी गई थी कि द्वैध शासन जो प्रणाली है ये भारत पर लागू होनी चाहिए? किस व्यक्ति ने इस चीज़ से हम लोगों को परिचित कराया था? मॉन्टेग्यू, मिंटो, तेज बहादुर और चेम्सफोर्ड। तो बात कीजिएगा सही विकल्प की बच्चा। तो कुछ बच्चे मॉन्टेग्यू सोच रहे होंगे, लेकिन ये तो थोड़ा सा पहले आते हैं, लेकिन इनके बाद में जो फाइनल ड्राफ्ट है वो चेम्सफोर्ड के द्वारा बनाया जाता है। तो इसलिए बच्चा ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है और सी भी आपका गलत है। अगर हम राइट की बात करते हैं तो डी यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिएगा, बात कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 61 की। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्विशासन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको उस ऑप्शन को बताना है जो भारत सरकार अधिनियम के द्विशासन के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा सभी बच्चे, निगेटिवली ट्रू बताना है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। केंद्र तथा प्रांतीय शासन स्तर पर दोहरी शासन व्यवस्था थी। एक है प्रांतीय विषय आरक्षित तथा स्थानांतरित विषयों में विभाजित किए गए थे। एक आपको बताया गया राज्यपाल विधान परिषद के निर्वाचन सदस्यों में से मंत्री नियुक्त करता था। एक आपको बताया गया राज्यपाल के पास बहुमत के निर्णय का प्रत्यादेश करने की शक्ति थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के रिगार्डिंग यहाँ पर 3 बातें सही हैं और वो तीनों बातें आपकी लिंक रखती है द्विशासन प्रणाली से। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा है जो उससे लिंक नहीं रखता है। किसी भी प्रकार का कोई लिंक भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्विशासन प्रणाली अप्रोच से नहीं है, वो आप लोगों को यहाँ पर बता देना है। क्वेश्चन काफ़ी डीपली है। जिस बच्चे ने भारत सरकार अधिनियम 1919 को ध्यान से पढ़ा होगा आधुनिक भारत के दौरान, वो बच्चा यहाँ पर ठीक से सबमिट कर पाएगा। अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट ही अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1919 के अकॉर्डिंग ये वाली बात डी आपकी सही है, सी भी सही है, बी भी सही है, ए आपका यहाँ पर गलत है और निगेटिवली ट्रू बताना है। तो उस लिहाज से आपको जो राइट आंसर देना है पेपर में वो ए देना है। ठीक है, केंद्र तथा प्रांतीय स्तर पर दोहरी शासन व्यवस्था की बात भारत सरकार अधिनियम 1919 में नहीं की गई थी। बाकी तीनों ही बात बी, सी और डी यहाँ पर आपकी ट्रू है। निगेटिवली ट्रू के हिसाब से ये आपका बच्चा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई द्वैध शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक ने परिवर्तन के लिए संस्तुति की थी? यानी कि उसमें परिवर्तन लाने के लिए किसके द्वारा रिकमेंडेशन की गई थी? ब्रिटिश सरकार के सामने बात रखी गई थी कि इसमें थोड़ा सा जो है चेंज होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर एक आयोग, एक समिति बनाई गई थी। वो आपको बताना है ऐसी कौन सी समिति थी जिसके द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो द्वैध शासन प्रणाली है उसमें परिवर्तन करने के लिए सिफारिश की गई थी। एक दिया है मोडीमैन समिति, एक है तेज बहादुर स्प्रू समिति, एक आपको बताया गया साइमन आयोग, एक आपको बताया गया बटलर आयोग। चलिए बच्चा, सन 1919 में जो भारत में ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम बनाया था, भारत शासन अधिनियम 1919, उसकी जो द्वैध शासन व्यवस्था है उसमें परिवर्तन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? किस आयोग की सिफारिश थी कि इसके अंदर कुछ परिवर्तन किए जाएं? तो यहाँ पर बच्चा राइट की हम लोग बात कर लेते हैं। ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है बच्चा, बी भी आपका गलत है
और बात कीजिएगा डी, तो डी भी आपका यहाँ पर गलत है, सी यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिएगा आगे बढ़ाइएगा क्लास को थोड़ा सा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, 1919 के एक्ट के अंतर्गत द्वैध शासन से संबंधित बात कौन सी है? वहाँ पर आपसे पूछा गया था 61 के अंदर कि निगेटिवली ट्रू क्या है। यहाँ पर आपसे डायरेक्ट ट्रू पूछा गया है, तो यहाँ पर आप देखिएगा ए विकल्प बच्चा आपके पास है, ये देखिएगा सभी बच्चे। प्रांतों में परिषदों के सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी थे। एक आपको बताया गया है उत्तरदायी शासन की ओर, यह प्रथम चरण था। एक है प्रांतीय राज्यपाल नाम मात्र का अध्यक्ष रह गया था। एक है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट गलत दिए गए हैं, एक स्टेटमेंट सही है। किसके रिगार्डिंग सही है? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जौन सा विकल्प आपका सही है उसी का आप लोगों को यहाँ पर चयन कर लेना है। तो बच्चा बात करते हैं सही विकल्प की। यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ए आपका पूर्ण रूप से गलत है बच्चा, सी भी आपका गलत है और डी विकल्प भी आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। बी यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सही है। 1919 के जो शासन अधिनियम की हम बात करते हैं, द्वैध शासन से संबंधित जो बात थी वो क्या थी? उत्तरदायी शासन की ओर ये पहला कदम था। चलिए बात कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 64 की। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है, ये आपको बताना है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था को बनाए रखना, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था करना, एक है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण करना। 4 विकल्प हैं, एक विकल्प आपका यहाँ पर सही है, उसी सही विकल्प का बच्चों आपको चयन कर लेना है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ पर ट्रू है? 3 आपकी बिल्कुल गलत है, उसका आपको चयन कर लेना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराना है। चलिए बच्चा, टाइम आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर आप लोग जो है देखिएगा सभी बच्चे, राइट आंसर देखिएगा। यहाँ पर बच्चा देखिए ये 3 स्टेटमेंट है आपके, ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। थोड़ा सा आईएएस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बच्चों आपको केवल ये बताना है कौन सी बात वहाँ पर लागू थी, कौन सी नहीं थी। तो बच्चों ए भी आपका वहाँ पर लागू था और जो 3 है ये भी आपका लागू था, लेकिन दूसरा जो कथन है यहाँ पर गलत है। तो हम कह सकते हैं कथन 1 और कथन 3 दोनों ही आपके क्या हैं, यहाँ पर सही हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाइएगा। क्वेश्चन नंबर 65 के ऊपर आप लोगों को देखना है। प्रांतीय विषयों का केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए जिस अधिनियम में पहली बार संवैधानिक या सांविधिक नियम बनाए गए वो कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919 और एक बताया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। एक बच्चों आपको बताया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1892। जिन बच्चों ने 84 के तीनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 64 के जिन बच्चों ने ध्यान से स्टेटमेंट पढ़े हैं उसी के बिहाफ पर आप 65 को भी सोल्व कर सकते हैं। प्रांतीय विषयों का केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए जिस अधिनियम में पहली बार सांविधिक नियम बनाए गए थे वो कौन सा था? 4 विकल्प बताए गए हैं, 1935, 1919, 1909 और एक 1892। चलिए 64 के बिहाफ पर ही हम लोगों को ये सोल्व कर लेना था। तो यहाँ पर बच्चा ए आपका ठीक नहीं है और साथ ही साथ सी भी आपका ठीक नहीं है और डी यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। काफ़ी बैक में हम लोग चले गए, तो यहाँ पर बी आपका पूर्ण रूप से सही है। ये सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए 66 देखिएगा सभी बच्चे। निम्न में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया गया था? बिना मुकदमा चलाए जेल वाली जो अप्रोच है वो कौन से अधिनियम की थी? ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 हम पढ़ चुके हैं, उसके साथ ही साथ एक एक्ट और भी आता है उसी दौरान, तो ये आप लोगों को पढ़ना है। वर्ष 1919 का भारत शासन अधिनियम, वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम,
एक 1935 का भारत सरकार अधिनियम, एक डी बच्चा यहाँ पर दिया गया 1919 का रोलेक्ट एक्ट यानी कि रोलेक्ट अधिनियम। अंग्रेजों की गवर्नमेंट के द्वारा भारत में ऐसा कौन सा एक्ट जारी किया गया था जिसमें बिना मुकदमा चलाए भारतीयों को जेल में डालने का अधिकार अंग्रेजी हुकूमत को रहा होगा, ये आप लोगों को बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी विवाद में रहा था और इसी एक्ट के विरोध में लाठीचार्ज के दौरान भारत में कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, जैसे लाला लाजपत राय, और अन्य लोग भी उस लाठीचार्ज में घायल हो जाते हैं, यही आप लोगों को बताना है। चलिए, तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो आप देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। ए आपका गलत है, बी भी बच्चा आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी विकल्प भी आपका यहाँ पर गलत है बच्चा, डी विकल्प आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात कीजिएगा 67 की। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ये रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ही था। अमृतसर में होता है, चंडीगढ़ में होता है, कोलकाता में होता है या फिर नागपुर में होता है। जो जलियांवाला हत्याकांड है वो पंजाब के कौन से स्थान पे होता है, भारत के कौन से स्थान पे होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अमृतसर, चंडीगढ़, कोलकाता और एक आपको दिया गया नागपुर। एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन को अपने आप ही आसान बना दिया गया है क्योंकि जिस बच्चे को ये पता होगा कि जलियांवाला जो हत्याकांड है भारत के कौन से राज्य से रिलेटेड है, तो उसके लिए आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं है। ये हम लोगों को पता है कि ये घटना पंजाब की है और पंजाब के लिए यहाँ पर दो ही विकल्प हैं, तो बच्चा तो हम ये मान लेते हैं सी और डी आपके पूर्ण रूप से क्या है, यहाँ पर गलत है। साथ ही साथ बी भी आपका गलत है, ये यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सही है। जलियांवाला जो हत्याकांड है इसकी जो घटना है अप्रैल 1919 में कहाँ पर हुई थी? अमृतसर में हुई थी, यही आप सभी ने याद रख लेना है। चलिए बच्चा, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922 में, 1923 में या फिर आपका 1921 में या फिर आपका 1920 में। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन में आप लोगों को टाइम नहीं लगाना है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन अंग्रेजों की हुकूमत के द्वारा कौन से सन में किया गया था? चलिए बात कर लेते हैं राइट आंसर की बच्चों। तो ए आपका यहाँ पर गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका गलत है और डी की बात की जाए तो बच्चा ये भी आपका लगभग गलत है। यहाँ पर सी आपका पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए चीज़ों को आगे बढ़ा लेते हैं, बात करते हैं बच्चा 69 की। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय सदस्य कौन थे? जब अंग्रेजों के द्वारा 1921 में केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया तो उस दौरान केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय सदस्य कौन थे? आपके पास चार विकल्प हैं बच्चों। एक आपके पास है सच्चिदानंद सिन्हा, एक है जीवी मावलांकर, एक विट्ठल भाई पटेल, एक आपको दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तेजी के साथ सभी बच्चों को आप अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। चलिए केंद्रीय विधानमंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? 4 सेकंड का समय बच्चों आपको दिया गया था और लगभग कंप्लीट हो चुका है। तेजी के साथ आंसर सबमिट कीजिएगा। तो ए बच्चा यहाँ पर आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है। तीनों ही विकल्प आपके यहाँ पर गलत हो जाते हैं। सॉरी, एक बार थोड़ा सा फास्ट हो जाती हैं चीज़ें तो कई बार गलत भी हो जाता है, दोबारा से देखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पर आपका गलत है। केंद्रीय विधानमंडल का पहला अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा नहीं थे, न ही जीवी मावलांकर थे और न ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है आपका? विट्ठल भाई पटेल। एक बार दोबारा से पढ़िएगा क्वेश्चन को और राइट आंसर के ऊपर पहुँच जाइएगा, ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले जो पहले भारतीय थे वे कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। चलो बच्चा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा, सर जॉन साइमन के द्वारा और डेनियल रेडक्लिफ के द्वारा, एक है वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा। बहुत तेज़ी के साथ आप लोगों को लाइव चैट बॉक्स में जाना है और आप अपने सही आंसर सबमिट करा देने हैं। भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता करने वाले अंग्रेज कौन थे? चेम्सफोर्ड या सर जॉन साइमन या रेडक्लिफ या आपके लॉर्ड इरविन।
तेजी के साथ आपने अपने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। क्लास को हल्का सा फास्ट रखा गया है ताकि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकें। तो बच्चों देखिएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है, और बात कीजिएगा डी की तो ये भी आपका लगभग गलत ही है। भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? सर जॉन साइमन, यानी कि बी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है। सभी बच्चों ने देखना है क्वेश्चन नंबर 71। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में पूना की यरवदा जेल के अंदर जो समझौते हुए थे उसमें कौन कौन सी बात आपको कही गई थी? जो बात बिल्कुल फैक्ट के आधार पर सही है चार में से, वो आप लोगों को यहाँ पर चूज कर लेना है। तेजी के साथ सभी बच्चे राइट विकल्प का चयन करेंगे। तो पहला विकल्प हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो भीमराव अंबेडकर की जो शर्त थी वो क्या थी? हरिजनों के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की जो सीटें हैं उनको बढ़ा देना। एक है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, और एक भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का उनका जो है कंडीशन था। जब गांधी जी भीमराव अंबेडकर को पूना यरवदा जेल में मनाने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कुछ शर्तें रखी जाती हैं, जिसके बाद भीमराव अंबेडकर पुनः कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। उनकी जो शर्तें हैं वो गांधी जी के द्वारा मान ली जाती है, कांग्रेस के द्वारा मान ली जाती हैं। तो उस समझौते को पूना समझौते के नाम से भी जाना जाता है। उस समझौते की जो मुख्य शर्त थी वो क्या थी? चलो बच्चों देखिएगा, राइट आंसर देखिएगा सभी बच्चे यहाँ पर। तो बच्चा डी आपका गलत है यहाँ पर, सी भी आपका गलत है, और बी की बात कीजिएगा तो ये भी आपका लगभग यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। हरिजनों के लिए आरक्षण और साथ ही साथ उनके जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी संख्या को बढ़ाकर समथिंग 66 कर दिया गया था, ये उनकी कंडीशन थी। इसी कंडीशन को मान लिया जाता है कांग्रेस के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, और बाद में भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के साथ मिलकर देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़ते हैं, संविधान के निर्माण कार्यों में अपना सहयोग देते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। 72 देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू जगजीवन राम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक आपको दिया गया महात्मा गांधी। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके द्वारा भारत में दलित वर्ग संघ की स्थापना की गई थी? काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसके अंदर हम लोग राइट आंसर की ही बात कर लेते हैं। ए बच्चा आपका यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, दलित वर्ग संघ की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलो आगे देखते हैं। 73 निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, प्रवर्तित किया गया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? आपके पास विकल्प हैं बच्चा। एक है 1909 का भारतीय काउंसलिंग अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, एक 1935 का भारत सरकार अधिनियम, एक 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चा तेजी के साथ अपने आंसर सभी बच्चे सबमिट कराएंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? चलिए बच्चा बात कीजिएगा राइट विकल्प की यहाँ पर। तो हम लोग राइट विकल्प देख लेते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ए आपका पूर्ण रूप से गलत है बच्चा, बी भी आपका गलत है, और डी की बात की जाए तो इसका तो कोई चांस है ही नहीं। संविधान हालांकि आज की डेट में है, लेकिन उसका जो मूल रूप ढांचा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। सी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की। निम्नलिखित में से किस
एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। जो भारत शासन अधिनियम है उसकी मुख्य विशेषताओं को यहाँ पर विकल्प के रूप में दिया गया है, लेकिन एक विशेषता ऐसी भी है जहाँ 1935 का कोई प्रभाव नहीं है, लिंक नहीं है, उसी को आपको फाइंड करके यहाँ पर बताना है। पहली विशेषता क्या बताई गई है? यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान रखा गया था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, यानी कि सेंट्रल व्यवस्था को लागू किया। एक है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। 4 विकल्प बच्चा आपके पास हैं, तेजी के साथ आप लोगों ने आंसर सबमिट करा देना है। चलिए बच्चा तेजी से बढ़ाइएगा क्लास को आगे। जो बच्चे अभी अभी चैनल के साथ जुड़े हैं उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो बच्चे डेली लाइव नहीं आते हैं मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूं, डेली रात्रि 9 बजे हम लोगों के द्वारा ये जो संविधान की क्लास है लाइव की जाती है, तो आप सभी को इस क्लास का लाभ उठाना है और प्रतिदिन रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आना है। चलिए बच्चा बात कीजिएगा राइट विकल्प की। यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो प्रावधान है उसमें जो गलत है वो कौन सा है ये आपको बताना है। पहला आपका ठीक है, क्योंकि इसमें प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ही अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान रखा गया था। बी भी आपका सही हो जाता है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था, जो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा बनाया गया था। तो सी भी यानी कि आपका ठीक हो जाता है। तब बचता है डी। डी आपका गलत है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। नेगेटिवली ट्रू के हिसाब से जब आप आंसर दोगे तो आपको डी आंसर यहाँ पर एग्जाम में दे देना है। चलिएगा आज की क्लास का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, इसी के बाद हम क्लास को बंद कर देने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने, उसी चीज को यहाँ पर थोड़े अलग तरीके से पूछा गया है, यही आपको बता देना है। पहला देखिएगा सभी बच्चे, प्रांतीय स्वशासन की बात की गई थी, केंद्र में द्वैध शासन और राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति की बात की गई थी, उपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण, और आपको अब मैचिंग के रूप में बताना है, सॉरी विकल्प के रूप में बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन कौन से आपके ट्रू हैं। ठीक है, अगर आपने 74 को ध्यान से पढ़ा है तो उसी के बिहाफ पर आप थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर लगा सकते हो। तो तेजी के साथ हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 का पहला प्रावधान प्रांतीय स्वशासन था, ये बात आपकी सही है। केंद्र में द्वैध शासन होगा लेकिन राज्यों में द्वैध शासन नहीं होगा, ये भी आपका सही है। और उपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण भी करने की बात कही गई थी, तो ये भी आपका ठीक हो जाता है। चारों ठीक होने का मतलब है ये आपका गलत है, बी भी आपका गलत है और सी भी आपका गलत है। तो चारों ठीक की बात की जाए तो कौन से विकल्प में आपकी ये बात ठीक है? ये आपका डी विकल्प ठीक है, तो इसलिए आप सभी को आंसर देना है डी। आज की जो क्लास है बच्चों लगभग ख़त्म हो चुकी है। कल की जो क्लास है हम उसको थोड़ा सा आगे लेके चलने वाले हैं, और जो बच्चे इस क्लास के साथ आज पहली बार जुड़े हैं उन बच्चों को डेली रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।